हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने आपके साथ सब्सिडरी बुक या जिसको आप अदर बुक भी कहते हो वो कंप्लीट किया था। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा एक न्यू टॉपिक पर, एक न्यू चैप्टर पर। इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट। कॉमर्स वालों के लिए पुराना ही टॉपिक है। बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। क्लास 11th में आपने इसको पढ़ा हुआ है। क्लास 11th में जब आपने इसको पढ़ा था तो इसका सिर्फ एक पार्ट पढ़ा था। आज हम इसके आपके साथ दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे, वो भी जो आपने पढ़ा और वो भी जो आपने नहीं पढ़ा। बीआरएस स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको दोबारा एक बार ले चलता हूं। हम लोगों ने ना, आपको याद है, कैश बुक बनाई थी। रिवीजन नहीं करा रहा हूं, बीआरएस का ही बेस बना रहा हूं, ध्यान से समझना। आपको याद है हम लोगों ने कैश बुक बनाई थी। कैश बुक में मैंने जब आपके साथ एक कैश बुक थी ना, 3 कॉलम, तो उसमें आपके पास 2 कॉलम हुआ करते थे। होते तो 3 थे, मैं अभी बात करूंगा 2 की। डिस्काउंट वाले को इग्नोर करता हूं। कैश, बैंक, यहां पर भी आपका कैश एंड बैंक। अब हमें कैश को इग्नोर करना है और मैं बात करूंगा बैंक कॉलम की। यानी कैश बुक में याद रखना सिर्फ बैंक कॉलम। पूरी कैश बुक याद नहीं रखनी है, सिर्फ कैश बुक का बैंक कॉलम याद रखना है। और इस बैंक कॉलम को मैं आपके साथ कंपेयर कराऊंगा पासबुक से। पासबुक कह लो या फिर बैंक स्टेटमेंट कह लो, जो आपका बैंक आपको निकाल कर देता है। आप लोगों ने बैंक स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक देखी होगी, नहीं देखी हो तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। आपके पेरेंट्स के पास आपको मिल जाएगी या तो पासबुक या स्टेटमेंट। अगर मैं आपके साथ पासबुक के फॉर्मेट की बात करूं कि भाई पासबुक कैसी दिखती है या बैंक स्टेटमेंट कैसी दिखती है, तो एक आता है उसमें डेट कॉलम, मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। एक आता है उसमें पर्टिकुलर्स या ट्रांजैक्शन भी जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद उस ट्रांजैक्शन का नंबर आता है जिसमें कि चेक नंबर या रेफरेंस आईडी कुछ भी लिखा होता है, नंबर हम लोग लिखते हैं। फिर आता है आपके पास विड्रॉवल, डिपॉजिट और लास्ट में आता है आपके पास बैलेंस। याद है आपको? कुछ इस तरीके से आता है। विड्रॉवल में डेबिट भी लिखा होता है, डिपॉजिट में क्रेडिट भी लिखा होता है। यानी अगर आप बैंक में डिपॉजिट कराते हो, अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कराया तो पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में वो डिपॉजिट क्रेडिट के नाम पर आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। लेकिन जब मैं आपसे कैश बुक को डिस्कस करता हूं तो मैंने आपको बताया था 2 साइड होती हैं, ये वाली डेबिट और ये वाली क्रेडिट। डेबिट में क्या आता है? डेबिट में आता है यहां पर डिपॉजिट, जो आपको पैसा मिलता है। क्रेडिट में आता है क्या? क्रेडिट में आता है यहां पर विड्रॉल या पेमेंट, जो आप विड्रॉ करते हैं या जो आप पेमेंट करते हैं, वो आपका क्रेडिट साइड पर आता है। तो आप देखोगे ध्यान से तो पाओगे उल्टा है। इसका जो डिपॉजिट है वो डेबिट है और वो यहां पर क्रेडिट हो रहा है। इसका जो विड्रॉल है वो क्रेडिट है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वो डेबिट हो रहा है। तो ये उल्टा चलता है। कैश बुक में डेबिट, कैश बुक में डेबिट। मैं इसको ऐसे समझाता हूं अब आपको, और ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्क्स की वेटेज है चैप्टर की, 5 to 6 मार्क्स की वेटेज है, 10 की भी आ सकती है। बैंक पासबुक एंड कैश बुक
और जब भी मैं इस चैप्टर में कैश बुक की बात करूँगा तो उसका मतलब होगा कि मैं कैश बुक में बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ये याद रखिएगा। डन है यहाँ तक? डन है जी। अगर डेबिटेड है, यानी मैं बोलता हूँ बैंक की पासबुक में डेबिटेड है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है विड्रॉ हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि कैश बुक में डेबिट है, तो कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या है? कि कैश बुक में डिपॉजिट हुआ है, ध्यान रखना। ऐसे ही अगर हम क्रेडिटेड की बात करते हैं आपके साथ, मैं कहता हूं बैंक की पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, तो इट मींस बैंक की पासबुक में यानी बैंक में डिपॉजिट हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कैश बुक में क्रेडिट हुआ है इंटरेस्ट, तो इसका मतलब कैश बुक से इंटरेस्ट गया है, विड्रॉ हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको इसी को समझना होता है कि ये दोनों उल्टे हैं। विड्रॉ, ये दोनों उल्टे हैं। पासबुक में डेबिट का मतलब अलग है, कैश बुक में डेबिट का मतलब अलग है। कैश बुक में क्रेडिट का मतलब अलग है, पासबुक में क्रेडिट का मतलब अलग है। दोनों अलग अलग हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, पहली चीज। इसके अलावा एक तो आपको ये समझना था, अब हमें ना इन्हीं दोनों को कंपेयर करना होता है। बीआरएस क्या है उस पर भी आऊंगा, बीआरएस क्या है उस पर भी आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक बात करता हूं, जैसे एग्जाम्पल बैंक पेड इंटरेस्ट ₹1000 but no entry is made इन कैश बुक। और जब मैं कैश बुक की बात करता हूं तो उसका मतलब है मैं कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं आपके साथ। भाई बैंक ने, मेरे बैंक ने 1000 रुपये इंटरेस्ट पे किया मुझे, लेकिन उसकी एंट्री मैंने कैश बुक में नहीं की। आप पूछोगे सर क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। ये उन्होंने मुझे कब किया? ये उन्होंने मुझे 31 मार्च को दिया। तो मैं ये कहता हूं कि कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा, बैंक की पासबुक में इंटरेस्ट की वजह से बैलेंस इंक्रीज हो गया होगा, लेकिन क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है तो मैंने अपनी कैश बुक में उसकी एंट्री की नहीं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कैश बुक में जमा नहीं हुआ होगा, तो कैश बुक का बैलेंस क्या आ रहा होगा? इन कंपेयर टू पासबुक कम आ रहा होगा। मेरी कैश बुक में जमा हुआ नहीं क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। जमा कहाँ हो गया? बैंक की पासबुक में वो नज़र आ गया, कैश बुक में वो नज़र ही नहीं आया, तो मेरी बुक्स में उसकी एंट्री हुई नहीं, तो मेरी कैश बुक कम आ रही होगी। ये मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल रखा है, ऐसे न्यूमरस एग्जाम्पल हैं, ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। उन एग्जाम्पल्स की वजह से, उन पॉइंट्स की वजह से कुछ गलतियां कह लो, एरर कह लो, ऑमिशन कह लो, टाइमिंग डिफरेंस कह लो, किसी भी वजह से आपकी पासबुक और कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उनका आंसर, उनका जो आउटपुट है यानी उनका जो फाइनल बैलेंस है वो टैली नहीं होता, जबकि वो टैली होना चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम ही तो ट्रांजैक्शन जारी है ना। मैंने किसी को चेक इशू किया, जो भी मेरी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वही मेरी कैश बुक के बैंक कॉलम में जाएगी, तो वहाँ भी वही ट्रांजैक्शन जारी है जो मेरे बैंक से रिलेटेड है। और मैं उसको कंपेयर भी किससे कर रहा हूँ? मैं उसको कंपेयर भी पासबुक से कर रहा हूँ, वो भी बैंक से रिलेटेड है। दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन दोनों सेम होते नहीं हैं, दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आते हैं। ये तो मैंने आपके साथ एक तरीका और एक एग्जांपल लिया। मान लो मैं कहता हूं चेक डिपॉजिटेड बट नोट क्लियर्ड बाय बैंक। आपने एक चेक इशू किया, इशू क्या किया? आपको कहीं से चेक रिसीव हुआ और वो चेक आपने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब होता क्या है ना, मान लो आपने चेक डिपॉजिट किया 30 मार्च 2019 को, 30
मार्च 2019 को आपने चेक डिपॉजिट किया, लेकिन क्लियर होते होते उसको 3 अप्रैल 2019 को जाके वो डिपॉजिट हुआ। यहाँ आपने चेक डिपॉजिट कराया, लेकिन यहाँ पर जाकर आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। ऐसा तो नहीं होता कि आप जिस दिन चेक जमा कराते हो उसी दिन वो चेक का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। नहीं सर, टाइम लगता है, 3 से 4 दिन लगते हैं। तो चेक डिपॉजिट तो हमने कराया 30 मार्च को, लेकिन वो 30 मार्च को क्लियर नहीं हुआ। इसी बीच 31 मार्च 2019 को मेरा ईयर क्लोज हो गया। तो इस डेट पर जब मेरा ईयर क्लोज हुआ होगा, क्योंकि मुझे तो चेक मिल चुका है, मैंने उस चेक को बैंक में डाल दिया, तो मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी है, जिसकी वजह से मेरी कैश बुक में जो बैंक कॉलम होगा उसका बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा, उसका बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, पासबुक से, क्योंकि पासबुक में 31 मार्च को वो पैसा रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, पासबुक में तो वो पैसा नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि पासबुक में अभी 31 मार्च को 31 मार्च को एंट्री हुई नहीं। एंट्री कब हुई? एंट्री 3 अप्रैल को जाके हमारे अकाउंट में पैसा हुआ था। तो 31 मार्च को हमारी पासबुक में एंट्री नहीं होगी, जिसकी वजह से मेरी पासबुक में जो बैलेंस आ रहा होगा वो बैलेंस कम आ रहा होगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, जहाँ पर पहले कैश बुक में एंट्री हो गई लेकिन पासबुक में अभी एंट्री नहीं हुई। ये भी एक रीज़न हो सकता है। और भी रीज़न हो सकते हैं। मैं आपके साथ अगर एक रीज़न और डिस्कस करूं, डेटर डिपॉजिटेड ₹5,000 directly into bank as on 31st March 2020। हुआ क्या सर, हमें ना किसी से 5,000 लेने थे, तो उसने हमें 5,000 दिए, लेकिन कैसे दिए? उसने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में, मैंने उसको अपना अकाउंट डिटेल दी हुई थी, उसने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में 5,000 डिपॉजिट करा दिए, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे जानकारी कब मिली सर? बाद में मिली। 31 मार्च को जब मैंने अपनी पासबुक उठाकर देखी, तो आप लोग बताओ मुझे, सोचो जरा, बैलेंस कहाँ पर ज़्यादा होगा, कैश बुक में या पासबुक में? ये 5,000 डायरेक्टली डिपॉजिट हुए बैंक में, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो पासबुक में बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा, कैश बुक में बैलेंस कम आ रहा होगा। ये भी एक रीज़न हो सकता है। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं हमारे पास अलग अलग। तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से, अब वो रीज़न आपके एरर भी हो सकते हैं, वो रीज़न ओमिशन भी हो सकता है कि हम एंट्री करना भूल गए। एरर क्या होता है? कई बार हम लोग कहते हैं हमने कैश बुक में एंट्री डबल कर दी, वो एरर है। कई बार पासबुक में एरर नज़र आता है, किसी और के अकाउंट में पैसा जाना था, बैंक ने हमारे अकाउंट में डाल दिया। आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, पैसा तो वापस करना पड़ेगा ना, आप लेके थोड़ी बैठ जाओगे किसी का पैसा। क्या करो, लेके बैठ जाओगे? नहीं सर, बैंक वालों को पता लग जाता है, वो आपसे फिर दुगना रिकवर करेंगे, क्या फ़ायदा, मत लेके बैठना। तो पासबुक में भी कई बार गलती हो जाती है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे अकाउंट से पैसा कट गया, जबकि हमारे अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं होना चाहिए था। तो कुछ एरर हो सकते हैं, कुछ टाइमिंग डिफरेंस होते हैं। मैंने क्या किया, मैंने आपको चेक इशू करके दिया। देखो, एक बहुत नॉर्मल और सबसे ज़्यादा चलने वाला केस होता है चेक issued as on 31st March 2019 but presented for payment as on 4th of April 2019। 31 मार्च को मैंने किसी को चेक इशू कर दिया।
अब मैं तो जब चेक इशू कर दूंगा, मैंने किसी को चेक काट के दे दिया, तो मैं तो जब चेक काट दूंगा तो मैं तो अपनी कैश बुक को तभी डिक्रीज कर दूंगा। भाई मैंने चेक दे दिया, मैंने अपनी कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज कर दिया, लेकिन उन महाशय ने वो चेक बैंक में लगाया ही नहीं। अगर मैं आपको चेक दूंगा, मान लो मेरा अकाउंट HDFC में है, आपका अकाउंट ICICI बैंक में है, मैं आपको चेक काट के दूंगा अपने बैंक का यानी HDFC बैंक का, आप उसको अपने बैंक में ICICI में डिपॉजिट करोगे ना, वो डिपॉजिट करने को कहा जाता है प्रेजेंटेड, कि आपने वो चेक ले जाकर ICICI अपने बैंक में प्रेजेंट किया। अगर उसे आप प्रेजेंट ही नहीं करोगे तो मेरे अकाउंट से पैसा कटेगा ही नहीं। तो आपने प्रेजेंट किया 4 अप्रैल को, तो मेरे अकाउंट से पैसा कब कटेगा? 4 अप्रैल को। बट मैं बात कब की कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 31 मार्च 19 की, क्योंकि इस दिन ईयर क्लोज हो रहा है। तो 31 मार्च 19 को मैंने अपनी कैश बुक तो कम कर दी, लेकिन पासबुक कम नहीं हुई। तो पासबुक का बैलेंस क्या आ रहा होगा? पासबुक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। अलग अलग रीज़न है हमारे पास, ये भी एक रीज़न है। ठीक है जी। तो कुल मिला के मैंने आपके साथ अभी कुछ डिस्कशन किया कि ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम, प्लीज मेरे वर्ड्स को ध्यान से समझना बच्चे, कैश बुक का बैंक कॉलम एंड पासबुक मैच नहीं होती। दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए, क्योंकि दोनों में सेम एंट्रियां हो रही हैं, लेकिन वो मैच नहीं होती। तो वो मैच क्यों नहीं हुई? कहीं उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए BRS बनाया जाता है। आप पूछोगे सर ये BRS कौन बना रहा है? जिसको जरूरत है। किसको जरूरत है? जिसको ये चेक करना है कि ये क्यों हुआ, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है। BRS इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक, नहीं सर, बैंक अकाउंट होल्डर। जिसका अकाउंट है वो BRS बनाता है। क्या BRS फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है? नहीं सर, BRS इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल अकाउंट। BRS फाइनल अकाउंट का पार्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ अकाउंट होल्डर अपनी शंका, अपना डाउट दूर करने के लिए बनाता है। जब आप लोग प्रैक्टिस में आओगे ना, प्रैक्टिस कह रहा हूं मीन्स जब आप लोग आर्टिकलशिप पे आओगे, जब हम भी आर्टिकलशिप में थे तो हम लोग इसको बनाते थे क्लाइंट के लिए। क्लाइंट के कैश बुक भिजवा दी, कैश बुक का मतलब हो जाता है अब तो आप टैली देखोगे। अब वो रोकड़ प्रवाह कैश बुक जो बड़े बड़े होते थे वो नहीं देखोगे आप देखोगे टैली। टैली में कैश अकाउंट बना हुआ है या कैश बुक बनी हुई है, उसको हम लोग टैली कराते थे किससे? पासबुक या बैंक स्टेटमेंट से। दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए बैंक का, बट वो सेम आता नहीं है। तो फिर हम ये बनाते थे कि ऐसा क्यों हुआ, कोई उसमें है पासबुक में तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हो रखी, कुछ कैश बुक में है जिसकी एंट्री पासबुक में नहीं हो रखी। तो उन चीज़ों को टैली हम लोग कराते थे, आप भी कराओगे। डन। अब आप कहोगे सर ठीक है हमें समझ आ गया कि BRS कौन बनाएगा, BRS क्यों बनाएगा, और बेसिक BRS का मोटिव क्या है, क्या पता लगाना है। अब थोड़ा सा बात करते हैं सर BRS बनेगी कैसे। अगर मैं आपसे BRS के फॉर्मेट की बात करूं तो एज सच कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट, BRS की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी ना, बैंक रिकंसाइल करना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक को रिकंसाइल करना, उस स्टेटमेंट को हम BRS कहते हैं। सर फॉर्मेट एज सच कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, अलग अलग लेवल, अलग अलग ऑथर्स अलग अलग फॉर्मेट यूज करते हैं। जो मेन फॉर्मेट चलता है वो कुछ इस तरीके से होता है: सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अब कुछ लोग प्लस माइनस भी लेके चलते हैं, और कुछ लोग इस प्लस को डेबिट और इस माइनस को क्रेडिट भी लेके चलते हैं। क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस भी ले सकते हो, डेबिट क्रेडिट भी ले सकते हो। डन। ठीक है जी, ये कुछ फॉर्मेट है आपके पास। BRS कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग any one
ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस, इनमें से कोई भी एक बैलेंस बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस, कोई भी एक बैलेंस आप यूज कर सकते हो। कौन कौन से बैलेंस होते हैं? सबसे पहला मैं बोलूंगा डेबिट या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, एक हो गया। दूसरा क्रेडिट या फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, दूसरा हो गया। तीसरा डेबिट या फिर अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, पासबुक का डेबिट यानी अनफेवरेबल। लास्ट क्रेडिट या फिर फेवरेबल। अच्छा, अनफेवरेबल को ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हो, ध्यान रखना, अनफेवरेबल को ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हो। क्रेडिट या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, क्रेडिट या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। अब मैं थोड़ा सा आपको, हालांकि मैं यहाँ पे हिंट दे चुका हूँ जब मैंने आपके साथ ये वाली बात की थी ना, ये वाली। अब अगर डेबिट है तो डेबिट का मतलब है डिपॉजिट, यानी कैश बुक का फेवरेबल क्या है? डेबिट। ऐसे ही अगर क्रेडिट है पासबुक में तो उसका डिपॉजिट, यानी पासबुक का क्रेडिट क्या है? फेवरेबल। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था, तो मैं इसी को ना समराइज कर रहा हूं। देखो, डेबिट क्रेडिट। अब मुझे बताओ, कैश बुक में डेबिट मतलब डिपॉजिट हुआ है जिसको हम लोग फेवरेबल बोलते हैं। कैश बुक में क्रेडिट अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट, आप कुछ भी बोल लो। ये तो कैश बुक थी। अगर मैं आपके साथ पासबुक की बात करूं तो पासबुक में डेबिट यानी पासबुक से पैसा निकला है तो अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट। पासबुक में क्रेडिट, पासबुक में क्रेडिट यानी कि फेवरेबल हो गया। बस इन चीज का अब आप ध्यान रखना कि क्या डेबिट किसका फेवरेबल है, किसका अनफेवरेबल है। जब आप मेरे से पूछोगे सर यहां क्या आएगा, डेबिट में क्या आएगा, तो डेबिट में आएगा हमेशा फेवरेबल बैलेंस, किसी का भी हो। मैं डेबिट क्रेडिट के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं प्लस माइनस के हिसाब से चलूंगा। फेवरेबल बैलेंस किसी का भी हो, चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, वो प्लस में रहेगा। अनफेवरेबल बैलेंस किसी का भी हो वो माइनस में रखूंगा मैं। और कहानी ना सारी की सारी इसी पे डिपेंड करेगी कि ये बैलेंस क्या है, क्योंकि इसके अलावा बाकी जो मैंने आपको जैसे रेक्टिफिकेशन में एक पॉइंट बताया, ऐसे ही मैं यहां पर आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, शावा शावा। वो कंसेप्ट चलेगा हमारा, ये कंसेप्ट होगा बस, शावा शावा कंसेप्ट बोलता हूं मैं इसको। इस कंसेप्ट को यूज करो, बीआरएस का कोई भी क्वेश्चन बनाओ। अब जब हम लोग बीआरएस को सोल्व करते हैं या बीआरएस प्रिपेयर करते हैं तो बीआरएस कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, एडजस्टिंग कैश बुक को करे बिना। ये वाला कंसेप्ट आपने 11th में नहीं पढ़ा होगा। और एक होता है आफ्टर
एडजस्टिंग कैश बुक। एक होता है जहां पर आप पहले अपनी कैश बुक को एडजस्ट करते हो। तो ये दो अलग अलग मेथड है। आप हो सकता है कि अपनी कैश बुक को एडजस्ट नहीं कर रहे और आप हो सकता है अपनी कैश बुक को एडजस्ट कर रहे हो। ये आपको क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन ने नहीं बताया तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ये वाला इजी रहता है, थोड़ा सा लेंथी कम होता है। इसमें आपको कैश बुक को एडजस्ट करना है, यानी ये कैश बुक और बनानी है। तो अगर कुछ भी नहीं बताया तो कोई भी यूज करो, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन बताता है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है वो ये वाला होता है। फाउंडेशन लेवल पे इस वाले के आने के चांस ज्यादा है। बीआरएस से क्वेश्चन आएगा, ये श्योरिटी है। बीआरएस से क्वेश्चन आता है, बीआरएस रेक्टिफिकेशन, यहां से क्वेश्चन आएगा आपके पास। भाई क्लियर है यहां तक बेसिक? आपको बेसिक क्लियर है तो मैं अब आप लोगों के साथ क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूं। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रखे हैं, आइए जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए भाई। अच्छा, सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी डिस्कशन कर लेते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा थ्योरी डिस्कशन कर लेते हैं, चलिएगा। देखो, सबसे पहले मीनिंग ऑफ बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। प्रिपेयर की जाती है एक पर्टिकुलर डेट पर, और बेसिकली ये पर्टिकुलर डेट क्या होती है? बेसिकली ये पर्टिकुलर डेट होता है एंड ऑफ ईयर। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा एंड ऑफ ईयर पे ही बनाई जाएगी, मोस्टली एंड ऑफ ईयर पे बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? टू रिकंसाइल, रिकंसाइल समझते हो? मैच करना। किस किस को? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक यानी बैंक कॉलम विद बैलेंस एज पर बैंक पासबुक, जिसको आप बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हो। और रिकंसाइल करते वक्त आपको ये पता लगेगा कि डिफरेंस क्या जो आ रहा है, डिफरेंस को आप लोग डिस्क्रिपेंसी के नाम से भी जानोगे। जो भी डिफरेंस आ रहा है उसके पीछे कॉजेस क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं। ये रीजंस बेसिकली दो टाइप में बांट दिए जाते हैं, जिसका सबसे पहला होता है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, यानी कैश बुक में एंट्री की रिकॉर्डिंग की टाइमिंग कुछ और है, बैंक की स्टेटमेंट में वो एंट्री कुछ और समय पर नजर आएगी। यानी कैश बुक में रिकॉर्ड होने का टाइम अलग है, पासबुक में रिकॉर्ड होने का टाइम अलग है। चलिएगा, अब एक एक करके इसको थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से आप इसको ध्यान से सुनना। पहला एक एग्जांपल है जहां पर आपने चेक इशू किया, लेकिन सामने वाले ने उसको प्रेजेंट नहीं किया बैंक में। आपने तो चेक इशू कर दिया, लेकिन सामने वाले ने उसको प्रेजेंट नहीं किया बैंक में। जो अभी मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया था कि मैंने तो आपको चेक काट कर दे दिया HDFC बैंक का, लेकिन आपने अभी तक उसको अपने बैंक में जमा नहीं कराया, आपने अपने बैंक में उसको डिपॉजिट नहीं कराया, प्रेजेंट नहीं कराया। तो एंट्री मैं कब रिकॉर्ड कर लूंगा? मेरी कैश बुक किस दिन कम हो जाएगी? जिस दिन मैं आपको चेक काट कर दूंगा, चेक फाड़ कर दूंगा, लो मैंने अपनी कैश बुक को कम कर दिया। लेकिन क्या मेरी पासबुक कम हुई? नहीं बचे। मेरी पासबुक कब जाकर कम होगी? मेरी पासबुक जाकर कम होगी जब आप उसको बैंक में जमा कराओगे, और इस गैप में 3-4 दिन का समय लग जाएगा। तो चेक issued for payment is recorded in cash book immediately on its being issued, जैसे आप उसे इशू करते हो, बट एंट्री इज रिकॉर्डेड बाय द बैंक आफ्टर द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसमें टाइमिंग डिफरेंस आ गया। thus there will be a gap of few days between entry in cash book and in the passbook or bank statement. आई होप क्लियर है यहां तक। फिर आता है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, ये भी एक पॉइंट है। आपने मुझे फीस का चेक दिया, आपने कहा सर फी हम चेक से पे करेंगे, मैंने कहा कोई बात नहीं आप चेक दे दो। आपने मुझे चेक दिया, जैसे ही मुझे चेक मिला मैंने अपनी कैश बुक को इंक्रीज कर दिया और जमा भी करा दिया बैंक में। ऐसा नहीं कि जमा नहीं कराया सर, मैंने जमा भी करा दिया, डिपॉजिट करा दिया। जिस दिन आपने मुझे दिया मैंने अपनी कैश बुक को उसी दिन इंक्रीज किया और उसी दिन मैंने बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया। लेकिन क्या मेरे डिपॉजिट कराते मेरे अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा? क्या मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा? द आंसर इज नो। मेरे अकाउंट में पैसा आने में टाइम लगेगा। चेक का ना पूरा का पूरा एक, आप अपने लॉ में देखना, लॉ जहां पर पढ़ोगे, अगर वीडियो से पढ़ रहे हो तो आप डाउट नहीं ले पाओगे। वैसे मैं आपको जनरली बता रहा हूं,
कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आएगा, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसमें चेक का डिस्कशन होगा। वहां आपको आपके मेंटर, आपके टीचर बताएंगे कि चेक का क्लियर का क्या प्रोसेस है। मैं HDFC में बैठा हूं, ठीक है जी, आपका अकाउंट HDFC में, आपको किसी SBI बैंक का चेक मिला है, यानी आपको जो पेमेंट मिली है वो SBI बैंक वाले ने करी है, उसका अकाउंट SBI में था, उसने आपको चेक काट के दिया, आप अपने डिपॉजिट करोगे उसको अपने बैंक में जहां पे आपका अकाउंट है, तो आपका अकाउंट HDFC में, आप मेरे पास ले आए और देकर चले गए सर। अब जब आप मुझे देकर चले गए तो मेरा प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले तो एक दिन का साइकिल होता है, जैसे आपने देखा होगा चेक ड्रॉप बॉक्स में डलता है, ड्रॉप बॉक्स में आप चेक देके चले गए, जरूरी नहीं है आप जाओगे तो ड्रॉप बॉक्स खुलेगा, ड्रॉप बॉक्स खुलेगा अगले दिन, एक दिन तो ये खराब हो गया, फिर वो चेक जाएगा आपके मैनेजर के पास, ब्रांच मैनेजर के पास, ब्रांच मैनेजर उसको चेक करेगा, वो चेक उसको चेक करेगा, चेक क्या करेगा, क्या वो उसी ब्रांच का चेक है, क्या वो उसी बैंक का चेक है। पता लगा आपका अकाउंट ICICI में था, आपने उसके पीछे डिटेल तो HDFC की भरी, लेकिन आपने गलती से डाल दिया ICICI में, तो वो क्लियर ही नहीं होगा, आपके पार्ट पे गलती हो गई। भाई मेरा अकाउंट दो बैंकों में, मेरा अकाउंट HDFC में भी है, मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी है, मुझे आपने चेक दिया, आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, अब मेरे को चेक दिया, मेरा अकाउंट सुमित त्यागी के नाम से दोनों में है, SBI में भी है, HDFC में भी है, मैंने उस चेक के पीछे अपने HDFC की डिटेल भरी, यानी मेरे माइंड में क्या है, मैं इसको HDFC में डालूंगा, लेकिन गलती से मैं उसको SBI में डालाया, तो SBI ब्रांच देखते ही कहेगा सर ये गलती से डाल दिया आपने, हमारे यहाँ की डिटेल ही नहीं है। अगर वहां की डिटेल है, करेक्ट है, तो फिर वो जाएगा आपके बैंक के पास जिसने मुझे चेक दिया है। वो क्या चेक करेंगे सर? वही तो सब कुछ चेक करेंगे, वो चेक करेंगे कि जिसने चेक इशू किया है, जैसे आपने मुझे चेक दिया है, तो आपके साइन मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपके अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, कोई कटिंग तो नहीं है चेक पर, कहीं कोई अकाउंट में कोई अमाउंट में दिक्कत तो नहीं लग रही, कोई सस्पेक्ट तो नहीं है, कुछ भी ऐसी दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउटफुल एक्टिविटी तो नहीं हुई है चेक पर। ये सब कुछ चेक कर फिर वो आप हमें भेजेंगे, हम भी उसे क्लियर करेंगे HDFC SBI, जब जाके पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है, इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो मैं तो आज अपनी कैश बुक को इंक्रीज कर दिया जिस दिन मुझे चेक मिला, लेकिन क्या वो आज मेरी चेक बुक इंक्रीज हो जाएगी, मेरा बैंक इंक्रीज हो जाएगा? नहीं होगा, कैश बुक तो इंक्रीज हो गई, बैंक कब इंक्रीज होगा? 3 से 4 दिन बाद, तो इसीलिए इसको टाइमिंग डिफरेंस कहा गया। चेक deposited into bank are recorded in bank column of receipts और डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में उसी दिन रिकॉर्ड हो जाएगा, बट बैंक क्रेडिट करता है कस्टमर का अकाउंट व्हेन इट हैज रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम अदर बैंक। इन अदर वर्ड, जब चेक आपका क्लियर हो जाता है तो उसमें टाइम गैप आ जाता है। ये तो वो डिफरेंसेस हुए जो ड्यू टू टाइमिंग हुए। अब होता है कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड की, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक नोट इन नॉलेज ऑफ अकाउंट होल्डर। मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई, मुझे नहीं पता। पहला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो बेसिकली एक चीज और बताऊं आपको, बैंकों में ना 5000 से, मोस्टली बैंक्स में 5000 से नीचे की ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में होगी, पैसा जमा होगा तो आपको उसका मैसेज भी नहीं आता, आपको पता भी नहीं लगता सर। तो मेरे अकाउंट में सर इंटरेस्ट डाला, बैंक इंटरेस्ट देता है ना आपको, आपको पता होगा बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, वो इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में डायरेक्टली जमा हो गया, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, तो मैंने अपनी कैश बुक में उसकी कोई एंट्री की नहीं। इफ बैंक अलाउ इंटरेस्ट टू अकाउंट होल्डर, क्रेडिट कर देगा अकाउंट होल्डर के अकाउंट को बैंक, एंड बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बैलेंस कहां पर? बैंक में, पासबुक में, बट अकाउंट होल्डर को उसकी एंट्री की जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी कब मिलेगी? जब मुझे उसके बारे में जानकारी पता लगेगा, जब मैं अपने बैंक में जाऊंगा, स्टेटमेंट निकाल के लाऊंगा, तब देखूंगा कि यार मुझे तो 4 बारी में पूरे साल में क्वार्टरली 4 बार में मुझे इंटरेस्ट मिला, 2500 करके 2500, टोटल 10,000 इंटरेस्ट मिला, जो कि मेरी कैश बुक में मैंने इंक्रीज नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो ये रीजन हो सकता है। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कई बार बैंक जो है वो बैंक चार्जेस काट लेता है, बैंक इतनी सारी सर्विसेज देता है हमको सर, नेट बैंकिंग की सर्विस देता है,
डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की सर्विस देता है, SMS अलर्ट की सर्विस देता है। आपने ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करा दिया कैश तो बैंक चार्जेस काटेगा, आपने ज़्यादा ATM से विड्रॉल कर लिया तो बैंक चार्जेस काटेगा। बैंक को तो बहाना चाहिए होता है चार्जेस काटने का। आपने अपना पैसा ज़्यादा जमा कराया तो भी बैंक चार्जेस काट लेता है। अब पैसा हमारा अकाउंट हमारा चार्जेस आप काट रहे हो, सर्विसेज है उनकी। तो बैंक जब आपके चार्जेस काटेगा तो क्या आपको पता लगेगा ऑन द सेम डे? नहीं पता लगेगा सर। कोई चेक बाउंस हो गया, चार्जेस काट लिए, नहीं पता लगेगा सर, बाद में पता लगेगा। तो जब ये बाद में आएगी तो इतने टाइम तक तो, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट गया तो बैंक अकाउंट कम हो गया, लेकिन कैश बुक तो कम नहीं हुई, कैश बुक तो उतनी है, तो ये टाइम गैप आ जाएगा। बैंक डेबिट, और मैंने आपको बताया अगर बैंक के साथ डेबिट लिखा हुआ है इसका मतलब आपके अकाउंट से पैसा कटा है विद द अमाउंट ऑफ बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट, और उससे आपका बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बट अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड एंट्री, जब उसको पता लगेगा व्हेन ही रिसीव द बैंक पासबुक और स्टेटमेंट एट टिल दैट टाइम, उस समय तक पासबुक का बैलेंस कम होगा और आपकी कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा। एक ही हो गया सर। और ये दोनों सेम होते हैं सर। हम लोग कहीं पर ना कई बार इन्वेस्टमेंट करा के रखते हैं, तो जब हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करा कर रखते हैं ना तो उस इन्वेस्टमेंट से हमको इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है। तो वो इंटरेस्ट या वो डिविडेंड हम अपना बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आता है, तो हमें उसकी जानकारी नहीं हो पाती। हमारी कैश बुक में एंट्री बाद में होगी, पासबुक में एंट्री पहले हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमारा कोई डायरेक्ट पेमेंट कर देता है बैंक से, मैंने LIC कराई हुई है, उस LIC की पेमेंट मेरे अकाउंट से हर मंथ डायरेक्टली डिडक्ट हो जाती है। तो जब डायरेक्टली LIC की पेमेंट मेरे अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगी, क्या मुझे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा, अनटिल अनलेस कि वो अमाउंट ज़्यादा है, मैसेज आएगा तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे मुझे उसके बारे में पता नहीं लगेगा। तो जब पता नहीं लगेगा तो मैं उसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, वो सिर्फ मेरी पासबुक के बैलेंस को घटाती है। यही होता है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, आप बैंक से बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करा लेते हो, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक लेक्चर में। बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करा लेते हो, ड्यू डेट पर बैंक उस पर्सन के पास जाता है जिसको उस बिल की पेमेंट करनी थी। अगर उसने पेमेंट करने से मना कर दिया तो उसे कहा जाएगा कि डिसऑनर हो गया, तो बैंक आपके अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया तो बैलेंस कम हो गया बैंक में, लेकिन कैश का बैलेंस ज्यादा आ रहा है। इफ बैंक डज नॉट रिसीव पेमेंट, इफ बैंक डज नॉट रिसीव पेमेंट अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, जो उसने डिस्काउंट कराया था यानी जिसके अगेंस्ट में उसने पैसे दिए थे उधार पर, इट विल डेबिट, डेबिट बैंक डेबिट कर रहा है मतलब हमारे अकाउंट से डायरेक्ट पैसा कट रहा है, अकाउंट होल्डर अकाउंट अलोंग विद चार्जेस दैट इट में हैव इनकर्ड, चार्जेस भी लग सकते हैं जिसको आप लोग बैंक चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस के नाम से जानोगे। अकाउंट होल्डर को पता नहीं लगेगा, नेचुरली रिकॉर्ड द एंट्री ओनली पासबुक इज अपडेटेड। तो अकाउंट होल्डर यानी मैं अपनी कैश बुक में एंट्री कब करूंगा? जब मेरी पासबुक अपडेट होकर मेरे पास आएगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी इसके अलावा हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही है, सिर्फ एग्जाम्पल मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ करता हूं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 12,500, 12,500 का बैलेंस शो कर रहा है कौन? कैश बुक। ऑन कंपेयरिंग कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज यानी डिफरेंसेस वर नोटेड। अब सबसे पहले तो आपको ये अंदाजा लगाना है कि जो बैलेंस आपको गिवन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप 4 में से कोई भी एक बैलेंस उठा सकते हो, इन 4 में से आप कोई भी एक बैलेंस उठा सकते हो, कैश बुक, पासबुक, कोई भी एक बैलेंस आप उठा सकते हो, कोई भी एक बैलेंस। तो ये आपको पता लगाना है कि आपको कौन सा बैलेंस गिवन है। तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 12,500 ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक, ये कुछ डिस्क्रिपेंसीज निकल कर आई आपके पास। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको ये देखना है
कि ये जो बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस गिवन है या पासबुक का बैलेंस गिवन है, फेवरेबल गिवन है या अनफेवरेबल गिवन है। तो यहां देखकर मुझे पता लगता है कि मुझे कैश बुक का बैलेंस गिवन है, ये नहीं बताया कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये नहीं बताया कि फेवरेबल गिवन है या अनफेवरेबल गिवन है। तो आप हमेशा एज्यूम करेंगे कि फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, आप हमेशा एज्यूम करोगे कि फेवरेबल बैलेंस है। आइएगा, अब मैं आपके साथ क्वेश्चन पे आता हूं। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 में हम लोग बनाएंगे बीआरएस, बीआरएस ऑफ जो भी पार्टी होती है, एज ऑन जो भी डेट होती है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स। मैंने आपको बोला था मैं चलूंगा प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें लिखना है बैलेंस, और बैलेंस किसका गिवन है? बैलेंस गिवन है कैश बुक का, और वो भी कौन सा? क्योंकि कुछ भी नहीं बताया तो मैं फेवरेबल मान के चलूंगा हमेशा, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। और मैंने आपको बताया था फेवरेबल बैलेंस हमेशा कहां लिखना है? प्लस में। फेवरेबल बैलेंस किसी का भी हो कहां लिखना है? प्लस में। अनफेवरेबल किसी का भी हो कहां लिखना है? माइनस में। तो फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का, तो हम कहां लिखेंगे? प्लस में। कितना अमाउंट है? ये रहा 12,000, ये वाला 12,500। आपने प्लस में लिख दिया 12,500, पहला काम पूरा हो गया मेरा। सबसे पहले बैलेंस ढूंढो, बैलेंस कैश बुक का हो पासबुक का हो लिख लो, फर्क नहीं पड़ता, बस इस चीज से फर्क पड़ता है फेवरेबल है तो प्लस में है, चाहे फिर वो कैश बुक का बैलेंस हो चाहे वो पासबुक का बैलेंस हो। अनफेवरेबल होगा तो आप माइनस में लिखोगे, ये चीज का ध्यान रखना बच्चे बस। अब मैं आगे बढ़ता हूं। पहली ट्रांजैक्शन क्या कहती है? चेक आपने इशू किया। इशू करने का क्या मतलब है? मैंने किसी को चेक काट कर दिया बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन उसने अभी तक अपने अकाउंट में जमा नहीं कराया। अब ये समझना कैश बुक है और ये समझना पासबुक है। ये वाला मेरा हाथ पासबुक है, ये वाला मेरा हाथ कैश बुक है, ये दोनों बराबर है। मैंने एक चेक काट के दिया तो पहले एंट्री किस में होगी? कैश बुक में या पासबुक में? पहले एंट्री कैश बुक में होगी, और क्योंकि मैंने चेक काट के दिया, इशू किया, तो एंट्री भी क्या होगी? मेरी कैश बुक कम हो जाएगी, मेरी कैश बुक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन मेरी जो पासबुक है वो तो कम हुई नहीं, क्योंकि सामने वाले ने अपने अकाउंट में चेक लगाया नहीं, तो मेरी पासबुक का बैलेंस आ रहा है ज्यादा, कैश बुक का बैलेंस आ रहा है कम। अब मुझे लाना है दोनों को बराबर। मेरे पास है दो ऑप्शन, या तो मैं कैश बुक को बढ़ाऊं या मैं पासबुक को घटाऊं। कैश बुक को बढ़ाऊं या पासबुक को घटाऊं, ये डिपेंड करेगा बैलेंस किसका गिवन है। क्वेश्चन में बैलेंस किसका गिवन है? जल्दी बताओ, मेरे हाथ दुख गए हैं। कैश बुक का गिवन है, तो जिसका बैलेंस गिवन है आप सिर्फ उसके साथ छेड़खानी कर सकते हो। यानी जो कैश बुक ये कम है, बैलेंस इसका गिवन है, तो मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो कैश बुक को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा? प्लस साइड लिखूंगा 6,000, प्लस साइड लिखूंगा 6,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू तो किया लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं हुआ। डन। नेक्स्ट देखना, सेकंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। आपने अब चेक बैंक में डाला, आपको कहीं से चेक मिला, आप खुश हुए, मजा आ गया, चेक मिला, आपको चेक मिला तो आपने अपनी कैश बुक बढ़ाई, आपने बैंक में डाल भी दिया, लेकिन पासबुक नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि अभी तक वो कलेक्ट नहीं हुआ, बैंक में जमा नहीं हुआ। तो कैश बुक क्या आ रही है? कैश बुक आ रही है ज्यादा, क्योंकि आपने कैश बुक बढ़ा दी बट पासबुक में वो जमा नहीं हुआ। बराबर करने के लिए कैश बुक को घटाऊं या पासबुक को बढ़ाऊं? पासबुक को मैं नहीं छेड़ सकता, क्योंकि बैलेंस किसका गिवन है? बैलेंस कैश बुक का गिवन है, तो मैं कैश बुक को कम करूंगा। कितने से कम करूंगा मैं कैश बुक को? 9,000 से कम करूंगा।
कम करने के लिए मैं माइनस में लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नोट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नोट कलेक्टेड। फोर्थ पॉइंट, चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन कलेक्ट नहीं हुआ, वो हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजैक्शन नंबर 3, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अब मुझे बताओ, जब बैंक ने डायरेक्टली इंश्योरेंस प्रीमियम, हमारी इंश्योरेंस की किस्त पे कर दी बैंक ने डायरेक्टली, तो एंट्री किस में हुई होगी, पासबुक में या कैश बुक में? डायरेक्टली बैंक ने पे की ना, तो मेरी पासबुक कम हो गई, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो मेरी कैश बुक क्या आ रही है, मेरी कैश बुक ज्यादा आ रही है। कैश बुक ज्यादा आ रही है तो कैश बुक को कम कर दो, कितने से, 5,000 से, 5,000 से कम कर दो। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि डायरेक्टली बैंक ने पे कर दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि डायरेक्टली बैंक ने पे कर दिया, जिससे कि हमारा बैंक कम हो गया था, कैश बुक को हमने कम कर दिया। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 4 भी सेम है। बैंक चार्जेस हुए तो बैंक ने चार्जेस करे तो बैंक ने चार्जेस काट लिए, बैंक की पासबुक कम हो गई लेकिन कैश बुक कम नहीं हुई, तो अब कैश बुक को कम कर दो। यहां पर ना बीआरएस में एक चीज का ध्यान रखना, आपको ये चीज पे दिमाग नहीं लगाना कि गलती कहां हुई है, उस गलती को सुधारना ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं है ये, जहां पर आप गलती सुधारोगे। यहां पर आपको दोनों को बराबर लाना है बस, और बराबर लाने में जिसका बैलेंस गिवन है उसको ऊपर नीचे करना है बस। तो डायरेक्टली बैंक चार्जेस मैं कर चुका हूं क्या, यस। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, नहीं, बैंक चार्जेस नहीं हुए, अभी मेरे बैंक से पैसा कटा होगा 300 रुपए, तो मुझे वो अपनी कैश बुक में से भी घटाना है 300 रुपए। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। नेक्स्ट, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर, आपका कोई कस्टमर है दूर बैठा था, उसने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, अच्छे कस्टमर है सर, अच्छे लोग हैं, डायरेक्टली उन्होंने पैसा जमा कराया। डायरेक्टली जब पैसा जमा कराया तो पहले एंट्री किस में हुई, मेरी कैश बुक में या पासबुक में? सर जब आप डायरेक्टली जमा कराओगे, जैसे आप लोग भी फीस पे करते हो, आप वेबसाइट पे गए, आपने फीस पे की, पेयू मनी से आपने फीस पे की, पहले वो अकाउंट में जमा होगा, उसके बाद मुझे पता लगेगा। तो जब किसी ने डायरेक्टली जमा किया तो मेरे अकाउंट बढ़ गया, मेरा बैंक की पासबुक बढ़ गई, मेरी कैश बुक नहीं बढ़ी, तो अब मैं कैश बुक को भी बढ़ाऊंगा। 8,000 से मैं अपनी कैश बुक को बढ़ाऊंगा, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया कस्टमर ने। 6th हो गई। 7th, आगे बढ़ते हैं। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, सेम चीज है, आपके बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, यानी आपके बैंक में डायरेक्ट इंटरेस्ट जमा हो गया, तो इंटरेस्ट आपके बैंक में डायरेक्ट जब जमा हो गया तो आपको तो पता नहीं लगा, आपकी पासबुक इंक्रीज हो गई, कैश बुक नहीं इंक्रीज हुई, तो कैश बुक को भी इंक्रीज कर दो 2,000। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक। अब आप करोगे टोटल, जोन सी साइड आपको बड़ी लग रही हो ना उसका टोटल कर लेना। वैसे तो जिस साइड पे बैलेंस आता है ना ओपनिंग वाला, वही साइड बड़ी होती है 99%, फिर भी एक बार चेक कर लेना। 12,500 प्लस 6,000 प्लस 8 और 2 10,000, ये आ गया 28,500। इधर का बैलेंस भी 28,500 आना चाहिए, उसमें से माइनस करो 9,000, 5,000 और 300, तो ये बैलेंस आ रहा है आपके पास 14,200। और इस बैलेंस को आप नाम दोगे, इसको ध्यान से समझना, ऊपर बैलेंस किसका था, ऊपर बैलेंस कैश बुक का था, तो यहां बैलेंस किसका आएगा, यहां बैलेंस पासबुक का आएगा।
बैलेंस एज पर पासबुक। पॉज करके नोट करना है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 2 देखना आप बच्चों। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ BRS ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। बैलेंस दिया हुआ है ना एज पर कैश बुक, तो बैलेंस एज पर कैश बुक आप किस साइड लिखोगे, आप मुझे बताओ। बैलेंस एज पर कैश बुक आप लिखोगे प्लस साइड। अब फिर उसके बाद आएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सेम है। चेक इशू हुआ तो मेरी कैश बुक कम हो गई होगी, पासबुक ज्यादा है तो कैश बुक को बढ़ाना है, प्लस साइड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, चेक डिपॉजिट कराया तो मैंने कैश बुक बढ़ाई लेकिन पासबुक इंक्रीज नहीं हुई, तो कैश बुक को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, माइनस। बैंक चार्जेस, मेरे बैंक से डायरेक्टली मेरे चार्जेस डिडक्ट हो गए होंगे, मेरे डायरेक्ट चार्जेस डिडक्ट हो गए तो मेरा बैंक का बैलेंस कम आ रहा है, बैंक का बैलेंस कम आ रहा है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा है, कैश बुक को भी कम कर दूंगा। कितने से कम कर दूंगा, 300 से। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, देखो इसी दिन के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको यह पता होना चाहिए कि क्रेडिटेड बाय बैंक क्या है, डेबिटेड बाय बैंक क्या है। अगर बैंक ने क्रेडिट किया है, अगर बैंक ने क्रेडिट किया है तो उसका मतलब क्या हो गया, बैंक ने क्रेडिट किया है तो बैंक ने डिपॉजिट किया है, बैंक ने इंटरेस्ट जमा करा है, बैंक में इंटरेस्ट बढ़ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो कैश बुक को भी बढ़ा दो, प्लस होगा 1250 प्लस होगा। अच्छा लास्ट में ना आपको बैलेंस भी दिया हुआ है एज पर पासबुक, तो ये देखेंगे तो यही बैलेंस आ जाएगा आपके पास। करके दिखाऊं, मैं आपको वैसे ही करके दिखा देता हूं। 240 प्लस 136 माइनस 90 माइनस 300 प्लस 1250, चेक कर लो। 240 136 माइनस 90 माइनस 300 प्लस 1250, ये आएगा आपके पास 286950। ये टैली हो गया, ये टैली हो गया आपके पास। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया, यही सॉल्व करा दिया, आप फॉर्मेट बना लेना। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 की ये बात कर रहे हैं। द बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शोड अ बैलेंस ऑफ ₹1,50,000 टू हर क्रेडिट। अब देख रहे हो सर क्या कह रहा है, बैंक की पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 150 टू हर क्रेडिट, बैंक में क्रेडिट शो कर रहा है, तो बैंक में क्रेडिट का मतलब हो गया फेवरेबल बैलेंस, बैंक में क्रेडिट का मतलब हो गया फेवरेबल बैलेंस। वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 112, और कैश बुक का बैलेंस भी दे दिया आपको, जो मर्जी उठा लो, एक उठाओगे दूसरा आएगा। ऑन स्क्रूटनी द टू बुक्स शी असर्टेन द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस। अब ये डिफरेंस के कॉजेज हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, दोनों बैलेंसेज आपको गिवन है। आंसर नंबर 3 पे आ गया हूं मैं, 2 नहीं कराया मैंने आपको। BRS किस डेट पे है, 31 मार्च 2017। BRS ऑफ किसका था, नम्रता। अगर सब कुछ गिवन है तो आप सब कुछ लिखोगे, एज ऑन 31 मार्च 2017। ट्रांजैक्शन वाले पार्ट को थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स कह लो या ट्रांजैक्शन कह लो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। डन डना डन डन, आगे बढ़े हम। देखो कोई भी एक बैलेंस उठाना था आपको, आप चाहे तो 150 उठा लो, आप चाहे तो एक 12 उठा लो, क्योंकि कैश बुक का मैं आपको करा चुका हूं तो इसलिए मैं पासबुक का उठा लेता हूं।
बैंक की पासबुक का बैलेंस है 150, फेवरेबल है क्योंकि क्रेडिट लिखा है, ये रहा तो फेवरेबल है, तो मैं यहां पे लिखूंगा फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। फेवरेबल बैलेंस है एज पर पासबुक, और फेवरेबल किसी का भी हो कहां पे लिखना है, प्लस में लिखना है। कितना है 150। अब अगर मैं 150 लिख रहा हूं ना, तो ये ध्यान रखना कि मेरा फिर बैलेंस क्या आएगा, फिर मेरा बैलेंस ये आएगा जो मैंने अभी अभी रब किया है, ये वाला बैलेंस आना चाहिए फिर मेरा। फाइनल जो बैलेंस आएगा कैश बुक का वो 1,12,500 आएगा। देख लेते हैं, एक एक करके एंट्री समझेंगे। शी हैज इशूड। अब बच्चे एक चीज का ध्यान रखना, आपने जो बैलेंस लिखा है वो किसका लिखा है, पासबुक का लिखा है, तो छेड़खानी जो भी होगी, ऊपर नीचे शावा शावा जो भी नचाना है, वो किसको नचाना है, वो पासबुक को नचाना है। आ जाओ नेक्स्ट एंट्री, शी हैज इशूड, मतलब फर्स्ट एंट्री, चेक इशू किए 80,000 के, आउट ऑफ विच ओनली 32,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी आपने 80,000 के चेक इशू किए, तो आपने अपनी कैश बुक कितने से कम कर दी, 80,000 से। आपने अपनी कैश बुक कितने से कम कर दी, 80,000 से। चेकबुक कम हुई, पासबुक कम हुई तो सही, लेकिन सिर्फ कितने से, 32 से। ये 80 से हुई, ये 32 से। अभी भी आप देखोगे तो कितने का, 48,000 का डिफरेंस है। यानी मेरी जो कैश बुक है वो 48,000 से ज्यादा कम हो गई है। तो क्या करूं, 48,000 से कैश बुक को बढ़ा दूं क्या, नहीं बढ़ा सकता इस बार। इस बार बैलेंस मैंने किसका लिया है, पासबुक का, तो मैं किसको कम करूंगा, मैं पासबुक को कम करूंगा। तो पासबुक को इन दोनों का जो डिफरेंस है 48,000, 80 माइनस 32, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूं, डर लगता है। 48,000 से मेरी कैश बुक ज्यादा कम है, तो मुझे पासबुक को और कम करना है 48,000 से, तो माइनस में डाल दो। चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड, सेकेंड, थर्ड पे आ जाओ। शी रिसीव्ड अ चेक ऑफ दिस, 5,000 का चेक मिला, विच शी रिकॉर्ड इन कैश बुक बट फॉरगेट टू डिपॉजिट। लो जी, बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। 5,000 का चेक मिला, आपने कैश बुक में ऐड भी कर दिया। चेक मिलेगा तो कैश बुक को क्या करोगे, बढ़ाओगे, हमने बढ़ा दी, बट बैंक में मैं जमा कराना भूल गया, तो मेरी पासबुक नहीं इंक्रीज हुई। बहुत कोशिश की, नहीं इंक्रीज हुई, कैश बुक ज्यादा है पासबुक कम है, क्या करूं, कैश बुक को घटा दूं, नहीं घटा सकता, बैलेंस किसका है, पासबुक का, तो पासबुक को बढ़ा दूंगा, 5,000 से पासबुक को बढ़ा दूंगा। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। फोर्थ, a check of 22,000 deposited has not been cleared yet। तो ये भी सेम है, वही सेम एंट्री, आपने चेक जमा कराया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, जमा कराया तो कैश बुक बढ़ा दी होगी, पासबुक नहीं बढ़ी तो पासबुक को भी बढ़ा दो बाय ₹22,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट collected। फिफ्थ पॉइंट, check deposited but not collected। Mr. Gupta deposited an amount of rupees 15,700 in her bank which has not been recorded by her in cash book। तो कोई मिस्टर गुप्ता हैं, उन्होंने 15,700 हमारे बैंक में जमा करा दिए, यानी मेरी बैंक इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन मेरी कैश बुक अभी इंक्रीज नहीं की, मैंने उसको कैश बुक में एंट्री नहीं की, तो मेरी पासबुक ज्यादा आ रही है, पासबुक को कम कर दूंगा 15,700 से, पासबुक को कम कर दूंगा यानी माइनस कर दूंगा 15,700 से। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय मिस्टर गुप्ता। डन। सिक्स्थ एंट्री ये हो गई। बैंक हैज क्रेडिट एंड इंटरेस्ट ऑफ 1,500 वाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस। दोनों अलग हैं। अब
पहले 1500 की एंट्री करना, फिर 250 की अलग अलग। 1500 में क्या कहता है, बैंक हैज क्रेडिट एन इंटरेस्ट ऑफ 1500। अब मुझे बताओ, अगर बैंक ने क्रेडिट किया है इंटरेस्ट, तो बैंक में जमा हुआ या बैंक में गया, बैंक से गया? सर बैंक में जमा हुआ। तो बैंक में इंटरेस्ट जमा हुआ, तो बैंक इंक्रीज हो गया 1500 से, कैश बुक इंक्रीज नहीं हुई, बैंक को कम कर दो, बैंक को कम कर दो 1500 से। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इनटू बैंक। और अगला जो है ना, वो है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस में क्या होता है, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए होते हैं, कैश बुक में एंट्री नहीं आती। बैंक की पासबुक कम है, कैश बुक ज्यादा है, पासबुक को बढ़ाना है। आई थिंक 250 था, यस 250 से आपको बढ़ाना है। डन। अब आप टोटल करेंगे, कौन सी साइड का जो बड़ी है, कौन सी बड़ी है, जिसमें प्लस वाली साइड में आ रहा है, यानी 150। तो 150 प्लस 5000 प्लस 22000 प्लस 250, 177250 माइनस 48,000 माइनस 15700 माइनस 1500। ये आ गया आपका बैलेंस। यहाँ का टोटल तो सेम है, 177250 ही आएगा। ये आ गया 1,12,050, 1,12,050 आपका ये बैलेंस आ गया। और इसको क्या नाम दोगे आप, बैलेंस एज पर, क्योंकि ऊपर पासबुक है, ये वाला पासबुक था, तो ये वाला कैश बुक है। और आपके क्वेश्चन में भी गिवन था ना, चेक कर लो वो सेम है क्या? नहीं सर, 1,12,500 आ रहा है, 1,12,500 आ रहा है। कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका स्टडी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है आई थिंक, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। एक बार देख लेते हैं कि आंसर गलत दिया हुआ है या हमने कुछ मिस्टेक की है। ये वाला क्वेश्चन था। आंसर यही आ रहा है, 1,12,050 ही आ रहा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, यहाँ पर भी 1,12,050 ही है, वो हमारे क्वेश्चन में गलती है। यहाँ पर 1,12,500 ना होके 1,12,050 ही होगा, और वही हमारा बैलेंस आया, तो हमारा बैलेंस बिल्कुल ठीक आया। ठीक है जी, आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? आंसर नंबर 3 मैंने अभी आपके साथ किया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यानी अब इसमें दोनों क्वेश्चंस में आपने क्या डिफरेंस देखा, एक में कैश बुक का बैलेंस गिवन था, एक में पासबुक का बैलेंस गिवन था। जिसका बैलेंस गिवन है, छेड़खानी उसी के साथ होगी, सबसे पहली बात। जिसका बैलेंस गिवन है, छेड़खानी उसी के साथ होगी, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है कि अगर फेवरेबल बैलेंस है, चाहे कैश बुक का हो चाहे पासबुक का हो, अगर फेवरेबल बैलेंस हो तो प्लस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द बैलेंस दैट अपीयर इन बैंक पासबुक। पासबुक का बैलेंस असर्टेन करना है, यानी कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, इस बार नेगेटिव बैलेंस है भैया, माइनस वाला बैलेंस है किसका, कैश बुक का। कितना, इतना। करें शुरू, नीचे की एंट्री जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे देखते रहेंगे, करना तो पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव बैलेंस वाला क्वेश्चन है, पहली बार आया है। आंसर नंबर 4, BRS ऑफ, कुछ पार्टी का नाम है, हाँ, ऑफ ए ऑन 31 दिसंबर 2017, BRS आ गया। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, हम प्लस माइनस पे ही खेलेंगे। सबसे पहले बैलेंस गिवन है आपको, एंट्री नंबर 1, और बैलेंस क्या गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है 6340। ओवरड्राफ्ट मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मतलब माइनस।
6340 ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। और बस ये ध्यान रखना छेड़खानी अभी भी कैश बुक के साथ ही होगी। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ 160 इज एंटर्ड इन पासबुक। ओवरड्राफ्ट का मतलब पता है ना आपको, मैंने बताया था आपको कैश बुक जब पढ़ा रहा था आपको, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है एक तरीके का शॉर्ट टर्म लोन या ओवरड्रॉन नेगेटिव बैलेंस। तो अगर शॉर्ट टर्म लोन में इसको मानता हूं या ओवरड्रॉन बैलेंस मानता हूं और उस पर इंटरेस्ट का जिक्र है, तो वो इंटरेस्ट आपको मिला होगा या आपने दिया होगा। सर शॉर्ट टर्म लोन है ना, ओवरड्राफ्ट है ना, तो इंटरेस्ट आपने दिया होगा, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट काटा होगा। तो बैंक ने जब आपसे इंटरेस्ट काटा होगा तो आपका बैंक की पासबुक कम कर दी होगी, कैश बुक ज्यादा आ रही होगी। बैलेंस किसका गिवन है? कैश बुक का। तो कैश बुक को भी कम करो, यानी माइनस वाली साइड डालो 160, ये माइनस वाली साइड ही जाएगा 160। जैसा करते थे वैसा करते रहोगे, बस बैलेंस चेंज करना था, वो कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे जो भी इंटरेस्ट था वो हमारी पासबुक में आ गया, लेकिन कैश बुक में नहीं आया, तो पासबुक कम हो गई, कैश बुक को भी कम कर दिया। अगला भी सेम है, बैंक चार्जेस आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली। एक तो चार्जेस ऊपर से डेबिटेड, यानी आपकी पासबुक माइनस हुई है, यानी आपकी पासबुक माइनस हुई है, कैश बुक को भी माइनस करना है 400 से। थर्ड, बैंक चार्जेस। फोर्थ, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड या नॉट क्लियर, एक ही बात है। 11,68,000, ओहो इतना बड़ा अमाउंट कहां से ले आया ये? हाँ, क्वेश्चन में तो गलती नहीं है। नहीं, अगला भी 22,70,000 है। चलो देख लेंगे। चेक इशू किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, तो जब आपने चेक इशू किया तो आपने एंट्री कहाँ की होगी? आपने एंट्री कैश बुक में की होगी। तो आपने अपनी कैश बुक क्या कर दी? आपने अपनी कैश बुक कम कर दी। क्या पासबुक कम हुई? नहीं सर, पासबुक कम नहीं हुई, तो कैश बुक को बढ़ा दो, 11,68,000 से बढ़ा दो। चेक इशूड बट नोट कैश्ड या प्रेजेंटेड, जो मर्जी लिख लो, उसका इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ हो गई। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, ये अलग है। जब भी आप पेड इनटू बैंक की बात करेंगे ना, तो चेक पेड इनटू बैंक का मतलब है चेक डिपॉजिटेड। चेक पेड इनटू बैंक का मतलब है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड 22,17,000। चेक आपने डिपॉजिट कराया तो आपने अपनी कैश बुक को इंक्रीज किया होगा। जब आपने चेक डिपॉजिट कराया तो आपने अपनी कैश बुक को इंक्रीज किया होगा, लेकिन पासबुक इंक्रीज नहीं हुई, तो कैश बुक को कम कर दो 22,17,000 से। 22,17,000 माइनस में डाल दो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। सिक्स्थ, नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, और पासबुक में क्रेडिट हुआ है, यानी पासबुक में क्रेडिट मतलब डिपॉजिट हुआ है 12 लाख, लेकिन कैश बुक में नहीं आया, तो पासबुक ज्यादा आ रही होगी, कैश बुक को भी इंक्रीज कर दो 12 लाख से। तो हमने कैश बुक को भी इंक्रीज कर दिया 12 लाख से। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, डन। ये 6 एंट्री थी, वो 6 एंट्री मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कौन सी साइड बड़ी लग रही है? सर यहाँ 22 है, यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ 23 हो गया। प्लस वाली साइड ही बड़ी लग रही है मुझे तो।
1168 प्लस 12 लाख 23,68,000 माइनस 6340 160 400 22,17,000 1,44,100 बैलेंस आ गया किसका? पासबुक का, क्योंकि ऊपर किसका गिवन था? कैश बुक का। बैलेंस एज पर पासबुक। एक बार चेक कर लें कि यहाँ कहीं गलती तो नहीं है क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला, 1,44,100 हमारा भी सेम आया था ना? हाँ 1,44,100, तो आंसर ठीक है। तरीका दोनों का करने का अलग अलग हो सकता है। मैं एक बार पहले यहां से तक आपकी रीडिंग लगवाता हूं स्टडी मॉड्यूल से। पहले मैं यहां तक एक बार, ये देखो तरीका अलग हो सकता है। इन्होंने ये क्या करते हैं, ये प्लस माइनस नहीं करते, ये यहां लिखते हैं ऐड 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 लेस लेस, तो हम उसे प्लस माइनस वहां लिख लेते हैं, ये यहां लिख लेते हैं। सवाल आता है स्टूडेंट का कि क्या सर हमको यही फॉलो करना जरूरी है? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले वो आपका चेक करेगा आंसर, अगर आंसर सही है तो यकीन मानो वो ऊपर चेक भी नहीं करता बीआरएस में। सिर्फ बीआरएस बता रहा हूं, पूरा अकाउंट्स नहीं, वो ऊपर चेक भी नहीं करता सर, अनटिल अनलेस आपने बहुत ज्यादा डर्टी वर्क किया हुआ है, घुसड़ घुसड़ किया हुआ है, तो एक अलग बात है, वरना वो चेक भी नहीं करता बच्चे। आओ जरा देखते हैं बीआरएस में हमने जो पढ़ा है अब तक, क्या वो ठीक है? कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमारी नजरों के आगे से निकल जाए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी प्रथा है कि हम लोग बाद में जरूर एक बार पढ़ते हैं। हालांकि चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक रह रहा है। देखो सैलिएंट फीचर ऑफ बीआरएस बता रहा है कि बीआरएस के क्या फीचर्स हैं। कहता है रिकंसिलेशन विल ब्रिंग आउट एनी एरर, कोई एरर होगा तो आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा कई बार अनड्यू डिले होती है चेक की क्लियरेंस में, वो पता लग जाती है। रेगुलर अगर आप रिकंसाइल करोगे तो डिस्करेज करोगे अकाउंटेंट को फ्रॉम द बैंक फ्रॉम एम्बेजलमेंट, एम्बेजल मतलब घपला, कोई घपला करने से बचेगा फिर अकाउंटेंट। दो तरह के डिफरेंसेस होते हैं, एक टाइमिंग डिफरेंस, एक होता है डिफरेंसेस अराइजिंग ड्यू टू एरर इन रिकॉर्डिंग द एंट्रीज, एरर अगर हुए हैं तो वो। इंट्रोडक्शन है सर, आप पढ़ लेना, बैंक की पासबुक के बारे में आपको समझाया गया है, पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। ये आपके साथ ना पासबुक का फॉर्मेट डिस्कस किया इन्होंने, ये आपकी पासबुक का फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर यही हमने किया था, फिर हमने एक नंबर भी डाला था जहां पर हमने चेक नंबर या रेफरेंस नंबर था। विड्रोवल डेबिट होता है, क्रेडिट आपका डिपॉजिट होता है, ये बैलेंस बनता है, जो भी आपका बैलेंस है चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। बीआरएस क्या होता है? बीआरएस इट इज ऑलवेज रिकॉर्ड एट टू प्लेसेस, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक। इन दोनों को आप कंपेयर करते हो। इंपॉर्टेंस क्या है आप पढ़ लेना, कोई एरर होता है तो मिल जाता है, वही सेम अनड्यू डिले इन क्लियरेंस जो ऊपर पढ़ाया था, और कैश फ्रॉम एम्बेजलमेंट से बचाता है, आपको घपले से बचाता है बीआरएस अगर आप रेगुलर इंटरवल पे बना रहे हो। अकाउंटेंट को भी रहता है ना कि यार सर को पता लग जाएगा। कॉजेज ऑफ डिफरेंस में मैंने आपके साथ टाइमिंग डिफरेंस बताया। ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कुछ ट्रांजैक्शन बैंक कैरी करता है अपने आप विदाउट इंटीमेटिंग द कस्टमर, कस्टमर की नॉलेज में नहीं होता है, सीधा बैंक ट्रांजैक्शन कर देता है। एरर्स हो जाती हैं, कई बार आपने गलती से एक एंट्री को 2 बार लिख दिया, गलती आपसे भी हो सकती है और गलती बैंक से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। सम ऑफ द आइटम दैट फ्रीक्वेंटली कॉज अ डिफरेंस, अब ये सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे बच्चे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक पेड यानी डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड या नॉट कलेक्टेड, पढ़ोगे सेम चीज पाओगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, कोई चार्जेस जो कि बैंक ने डायरेक्ट काट लिए। इंटरेस्ट या डिविडेंड जो कि बैंक ने कलेक्ट किया आपके बिहाफ पे। अगर बैंक आपकी कोई डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर दे, आपकी कोई भी डायरेक्ट पेमेंट जो बैंक कर दे, आपको ना पता लगा हो। कई बार कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट कराता है हमारे अकाउंट में, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, वो। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर आपने कोई बिल ऑफ रिसीवेबल, बीआर,
बैंक से डिस्काउंट करा रखा है और वो डिसओनर हो जाता है तो बैंक वाले बिना आपसे पूछे आपके अकाउंट से पैसा काट लेंगे। तो ये एक पॉइंट है। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये भी सेम चीज होती है। जो बिल रिसीवेबल होते हैं ना, कई बार हम लोग जितने बिल हमारे इकट्ठे होते हैं रिसीवेबल, यानी एक तरीके से हमारे रिसीवेबल हो गया, डेटर हो गया कि भाई हमें मिलेगा, वो ले जाकर हम लोग अपने बैंक में सबमिट कर देते हैं और बैंक वालों को बोल देते हैं कि भैया जब जब इनकी डेट आए कलेक्ट कर लेना। तो वो कलेक्ट होते रहते हैं, हमारी नॉलेज में नहीं आते। फॉलोइंग इज द टेबल समराइजिंग, इतने की जरूरत नहीं है आपको, इतने की जरूरत नहीं है इन सबको देखना, फिर भी पढ़ लेना एक बार, कुछ सीखने को ही मिलेगा, हालांकि वही सब कुछ आएगा इसमें। इलस्ट्रेशन 1 है, ये इन्होंने पूरा डिस्कस किया था, स्टेप 1 स्टेप 2 ये सब नहीं पढ़ना, इसकी जरूरत नहीं है। एक और पॉइंट होता है एरर, कोई गलती आपसे हो गई है तो उसका भी पता लगाते हैं BRS। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर तो ये देखो, ये प्रोसीजर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। स्टूडेंट कैन स्टार्ट BRS फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 बैलेंसेज। कुछ भी बाहर से नहीं पढ़ाता हूं आपको, यही चीज मैं आपको बार बार शो कर रहा हूं कि सब कुछ आपके स्टडी मॉड्यूल में है। स्टडी मॉड्यूल को एक भी लाइन गलती से मत छोड़ देना, बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ भी मेरे बाद भी रिवाइज करना, सारी इलस्ट्रेशन करना। कोई भी बैलेंस उठा सकते हो, डेबिट बैलेंस हो कैश बुक का या क्रेडिट बैलेंस हो कैश बुक का। और मैंने आपको बताया यहां पर क्रेडिट बैलेंस क्या होगा कैश बुक का, यानी ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल। डेबिट बैलेंस पासबुक का ये हो जाएगा आपकी बार ओवरड्राफ्ट, या फिर क्रेडिट बैलेंस पासबुक का। टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये बड़ा अजीब सा एक चार्ट है इनका। कहता है अगर आपको डिफरेंस के कॉजेज पता हैं और आपको डिफरेंस के कॉजेज नहीं पता है तो आप, मैंने आपको बताया था ना 2 तरीके से होता है। आप कैश बुक को एडजस्ट करने के बाद BRS बनाओ या कैश बुक को एडजस्ट करने से पहले BRS बनाओ। तो यहां पर कहता है आफ्टर एडजस्टिंग भी कर सकते हो, तो ये कुछ बेकार सी की बात है, ये दोनों सेम है, ये कुछ खास नहीं है। तो ये सारे, अच्छा ये पॉइंट है मेथड्स ऑफ BRS। ये पहले हमने जो आपके साथ आज डिस्कस किया वो विदाउट है, विदाउट प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक, ये विदाउट वाला है। और ये सारे देखो, ये पूरा एक चार्ट होता है, अगर आप ये शावा नहीं करोगे ना तो आपको ये सारा याद करना पड़ेगा कि अगर डेबिट बैलेंस होगा तो चेक डिपॉजिटेड को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ ऐड करना है, यहाँ ऐड करना है, यहाँ सब्ट्रैक्ट। अब आपको ये कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने मुझसे शावा कंसेप्ट सीखा है। ये सब बेकार है, ये सब बेकार है, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। ये बैलेंस की प्रेजेंटेशन है। इट इज प्रॉपर टू प्रेजेंटेशन, प्रिपेयर अ नीट स्टेटमेंट शोइंग द रिकंसिलिएशन टेकिंग एग्जांपल गिविंग इन इलस्ट्रेशन मे बी प्रिपेयर्ड एज फॉलो बैलेंस प्रेजेंटेशन या फिर प्लस एंड माइनस प्रेजेंटेशन। तो ये एज पर बैलेंस प्रेजेंटेशन है जहां पर वो ऐड और लेस आपको यहां पे करवा रहा है, और ये आपकी प्लस एंड माइनस वाली प्रेजेंटेशन है। तो स्टडी मॉड्यूल ने दोनों को अप्रूव किया हुआ है, जोन सा आपको चाहिए आप वो कर लो। इलस्ट्रेशन 2 मैंने आपके साथ डिस्कस की, जिंदल ऑफसेट वाली। इलस्ट्रेशन 3 मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इलस्ट्रेशन 4 मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। और इलस्ट्रेशन, बस इसके बाद ये वाला टॉपिक है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। ये वाला टॉपिक हम लोग बच्चे अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अभी स्टडी मॉड्यूल आगे मत पढ़िएगा, एडवांस बनने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं कराऊंगा उसके बाद देखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।